साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज, सेक्शन 528 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। लेकिन सेक्शन 528 पढ़ने से पहले हिंदू मैरिज के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इस पर्पस से दो पॉइंट्स को लेकर के हम हिंदू मैरिज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज। साथियों कभी कभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है, वेदर इट इज सैक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट, क्या यह संस्कार है या संविदा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई यदि हिंदू मैरिज सैक्रामेंट है तो क्यों है। सैक्रामेंटल मैरिज के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसकी वजह से, जिसके कारण किसी मैरिज को सैक्रामेंटल मैरिज कहा जा सकता हो। और यदि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंसेप्ट या कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसकी वजह से इसे हम ये कह सकते हो कि हिंदू मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले इसके सैक्रामेंटल कंसेप्ट को देखते हैं। हिंदू मैरिज एज ए सैक्रामेंट। ठीक है, हमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। ये नहीं 16 संस्कार होते हैं और एक ये होता है और एक वो होता है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप टू द पॉइंट उसका लॉजिकल आंसर दीजिए कि हिंदू मैरिज सैक्रामेंट है तो क्यों है और सैक्रामेंटल मैरिज के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। देखिए जैसा कि हिंदू धर्म शास्त्रों में, क्योंकि इसका आंसर तो हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलेगा, तो जैसा कि हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि हिंदू मैरिज इज ए टाई which once a tied cannot be untied। हिंदू विवाह एक ऐसा गठबंधन है which once a tied, यदि ऐसा गठबंधन जो एक बार बंध गया तो कभी खुल नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता। ये जो हिंदू विवाह की गांठ है एक बार बंधने पर खुल नहीं सकती, टूट भले ही जाए। तो टूटने का क्या मतलब है? टूटने से मेरा मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से यदि किसी की डेथ हो जाती है तो टूट सकती है, लेकिन ये जो गांठ है, ये जो ग्रंथि है, ये एक बार बंधने पर, आपने हिंदू मैरिजेस देखी हो तो कभी कभी आपने देखा होगा ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम जब बैठे रहते हैं तो उनके पीछे उनके दुपट्टों को आपस में बांध दिया जाता है। तो ये उस ग्रंथि की बात कर रहा हूं मैं, उस गांठ की बात कर रहा हूं। और उसी सेंस में ये कहा जाता है कि हिंदू मैरिज इज ए टाई विच वंस ए टाइड कैन नॉट बी अनटाइड। दूसरी चीज हम ये देखें कि हिंदू मैरिज इज ए यूनियन बिटवीन मैन एंड ए वुमेन। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है परफॉर्म बाई डिवाइन नॉट बाई ह्यूमन बीइंग। देखिए बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भाई ये संस्कार है, ये तो होना ही था। रिश्ते तो ऊपर से ही तय होके आते हैं, परफॉर्म बाय डिवाइन नॉट बाय ह्यूमन बीइंग। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। मनुष्य ह्यूमन बीइंग तो एक माध्यम है, बाकी ऊपर वाला पहले से ही तय कर देता है। हिंदू मैरिज इज ए यूनियन बिटवीन मैन एंड ए वुमेन परफॉर्म बाय डिवाइन। रिश्ते तो ऊपर से ही तय होकर के आते हैं, ह्यूमन बीइंग इन्हें तय नहीं करता। तीसरी बात,
हिंदू मैरिज के बारे में कहा जाता है कि हिंदू मैरिज इज ए इनडिसॉल्यूबल यूनियन, इनडिसॉल्यूबल यूनियन मतलब अटूट बंधन। डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, इस मैरिज का खंडन नहीं हो सकता। एक बार यदि मैरिज हो गई तो इस मैरिज का टूट नहीं सकती है मैरिज, इसीलिए इसे कहा जाता है ये तो अटूट बंधन है ऑफ फ्लैश विद फ्लैश एंड बोन विद बोन। यह तो तन से तन का और मन से मन का अटूट मधुर मिलन है, यानी कि ए वाइफ इज हाफ ऑफ हर हस्बैंड। इसीलिए शास्त्रों में, वेदों में वाइफ को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। ए वाइफ इज हाफ ऑफ हर हस्बैंड, इंडिविजुअल यूनियन, फ्लैश विद फ्लैश, बोन विद बोन, तन से तन का और मन से मन का, दो दिल एक जान। ये वाइफ, जैसे आपने हिंदू धर्म शास्त्रों में देखा होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ के डिफरेंट पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे वाइफ को अर्धांगिनी भी बोला जाता है, गृह लक्ष्मी भी बोला जाता है, जाया साम्राज्ञी, उसी तरीके से उधर पति है, स्वामी, परमेश्वर, भर्तार, भरण पोषण करने वाला, पति या स्वामी जो उसकी रक्षा करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है, उस सेंस में उसे पति या स्वामी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे सैक्रामेंटल कंसेप्ट में। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिंदू मैरिज इज ए हॉली यूनियन। और हॉली यूनियन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज परफॉर्म बाई sacred rites and the ceremonies, sacred rites in the ceremonies। हिंदू विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो बिना धार्मिक अनुष्ठानों के, बिना धार्मिक रीति रिवाजों से, बिना धार्मिक रीति रिवाजों के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई क्या हिंदू मैरिज में ये जितने भी जो मैंने आपको पॉइंट्स डिस्कस किए ये सारे के सारे हैं? यस है। तो इस सेंस में हम ये कहेंगे कि हिंदू मैरिज एज ए सैक्रामेंट। लेकिन अब यदि बात एसेंशियल एलिमेंट की जाए तो देखिए ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई इनको यदि हम कंक्लूड करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि हम इन्हें कंक्लूड करें, इनका निष्कर्ष निकालें तो तीन बातें क्लियर होती हैं, जिसमें फर्स्ट है, यदि सैक्रामेंटल कंसेप्ट ऑफ द हिंदू मैरिज की बात की जाए, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज की बात की जाए, तो फर्स्ट एलिमेंट इज द हिंदू मैरिज इज ए परमानेंट यूनियन। सेकंड, हिंदू मैरिज इज इनडिसॉल्यूबल और इटर्नल यूनियन। एंड थर्ड, हिंदू मैरिज इज ए हॉली यूनियन। हॉली यूनियन, पायस यूनियन। तो देखिए जितना जो कुछ भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था उसमें उसे जब हमने कंक्लूड किया तो सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज के तीन एसेंशियल एलिमेंट हमारे पास निकल करके आए कि हिंदू विवाह एक स्थायी बंधन है, अटूट या दैवीय बंधन। क्यों? क्योंकि परफॉर्म बाय डिवाइन, नॉट बाय ह्यूमन बीइंग, दैवीय बंधन। और तीसरा, हॉली यूनियन, पवित्र बंधन। हॉली यूनियन क्यों कहते हैं? क्योंकि
बिना किसी धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के हिंदू मैरिज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंदू मैरिज के लिए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना आवश्यक है। तो इस सेंस में सैक्रामेंटल कंसेप्ट ऑफ द हिंदू मैरिज, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज की यदि बात की जाए तो सांस्कारिक विवाह में ये तीन बातें होती हैं। सांस्कारिक हिंदू विवाह के तीन आवश्यक तत्व होते हैं। अब इन तीनों को यदि हम डिस्कस करें कि भाई स्थायी बंधन क्यों कहा जाता है, तो देखिए स्थायी बंधन इसे इसलिए कहा जाता है, जैसा मैं आपको जो दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि हिंदू मैरिज इज ए यूनियन एंड हिंदू मैरिज इज ए इंडिविजुअल यूनियन, इनका एक मीनिंग निकल करके आ रहा है और वो मीनिंग ये है कि सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स। बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पहले सांस्कारिक हिंदू विवाह में डाइवोर्स नाम का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। एक बार यदि किसी के साथ मैरिज हो जाती थी तो डाइवोर्स के लिए उसमें कोई प्रोविजन नहीं था। विवाह विच्छेद के लिए, विवाह डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज के लिए वहां किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था, इसलिए इसे परमानेंट यूनियन कहा गया। और जब हम दूसरी बात कहते हैं कि हिंदू मैरिज, सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज इज इंडिविजुअल और इटर्नल यूनियन, इटर्नल दैवीय बंधन, अटूट बंधन। यदि एक बार विवाह शादी के बंधन में दो व्यक्ति, एक हिंदू मेल और फीमेल बन जाते हैं तो ये परपेचुएट रिलेशनशिप हो जाती है। इसे हम परपेचुएट और इटर्नल यूनियन भी कह सकते हैं, मतलब शाश्वत बंधन। शाश्वत, इवन कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। आपने एक बात सुनी होगी, 7 जन्मों का बंधन, 7 जन्मों का, ना केवल एक जन्म के लिए, ये 7 जन्मों का बंधन है। तो देखिए परमानेंट यूनियन से हमें एक बात पता चली कि सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज में डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। और ये जो कंसेप्ट है, जन्म जन्म का बंधन, शाश्वत बंधन, परपेचुएट रिलेशनशिप, इंडिविजुअल यूनियनशिप, जैसे मान के चलो हस्बैंड वाइफ में से किसी की डेथ हो गई, तो जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो ये जो प्रोविजन है ये उस विडो की रीमैरिज में सबसे बड़ी बाधा था। क्यों बाधा था? क्योंकि जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज इज ए परपेचुएट रिलेशनशिप, तो परपेचुएट रिलेशनशिप यानी कि जन्म जन्मांतर का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, तो ऐसी स्थिति में विडो रीमैरिज कैसे कर सकती है? क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में तो उसे फिर वही हस्बैंड मिलना है। तो कई कास्ट, कई कस्टम्स में, कई कम्युनिटीज में इस तरीके की कस्टम थी कि विडो को रीमैरिज तो नहीं होती थी, लेकिन जैसे ये कहते थे उसे किसी के साथ बिठा दिया जाता था। इसका मतलब था एक एडजस्टमेंट था कि रिमेनिंग लाइफ को आप एक XYZ के साथ व्यतीत कर सकते हो, लेकिन मैरिज नहीं होती थी। और मैं आपको बता रहा हूं आज भी मैरिज नहीं होती। कोई करता है वो एक बात अलग है, और यही जो कंसेप्ट है वो उस मैरिज को नहीं होने देता था। और हमारी जो सबसे बड़ी एक पुरानी कस्टम थी उसमें सबसे बड़ी जो बाधा थी वो यही बाधा थी कि सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज का ये जो कंसेप्ट है, परपेचुएट रिलेशनशिप कंटिन्यूड इवन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ये इस विडो रीमैरिज को नहीं होने दे रहा था। और थर्ड जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है, होली यूनियन। होली यूनियन, हिंदू मैरिज इज परफॉर्म बाय सैक्रेड राइट्स एंड सेरेमनीज। बिना किसी धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के बिना हिंदू विवाह संपन्न नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज की 3 एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई हिंदू मैरिज को यदि कॉन्ट्रैक्ट कहा जाए तो हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, या ऐसे कौन से एसेंशियल एलिमेंट उसमें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो हिंदू मैरिज
कॉन्ट्रैक्ट। यदि हिंदू मैरिज को संविदा माना जाए, कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति होने के बाद चाहे वो सोशल रिलेशनशिप हो या इंडियन रिलेशनशिप हो, इन सभी का जो बेस था वो था फ्री कंसेंट, यानी कि जितने भी जो सामाजिक संबंध थे वो आपसी सहमति पर आधारित थे, जितने भी औद्योगिक संबंध थे वो आपसी सहमति पर आधारित थे, जितने भी फैमिली रिलेशंस थे, पारिवारिक संबंध थे, वो आपसी सहमति पर आधारित थे। तो फिर एक बात दिमाग में ये आई कि भाई मानव और मानव के बीच का सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप है, सबसे हाईएस्ट रिलेशनशिप है मैरिज, उसका बेस भी म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। और जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आ गया, तो हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सेक्शन 13 1 2 सेक्शन 13B एंड ऑप्शन ऑफ द प्योरिटी। देखिए, यदि हम बात ये करें कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेजर पर्सन होना चाहिए। मेजर जिसने 18 ईयर ओल्ड 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, उसे साउंड माइंड होना चाहिए। अब यदि इन दो एसेंशियल एलिमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, इनको यदि हम हिंदू मैरिज में देखें, तो हिंदू मैरिज के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में, हिंदू मैरिज के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में ये दोनों की दोनों प्रोविजन दिए गए। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 बात करता है कि दो व्यक्तियों के बीच में मैरिज तभी हो सकती है जब वो दोनों की दोनों साउंड माइंड हो, मतलब पागलों के बीच में मैरिज नहीं की जा सकती। दूसरा, एज ऑफ मैरिज हमने डिसाइड कर दिया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी हम बहुत पहले लेकर के आ गए थे। द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर ओल्ड एंड द ब्राइड हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। मतलब एट द टाइम ऑफ द मैरिज, विवाह के समय वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वर की आयु, लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो यानी कि दो बातें हमने यहाँ सेक्शन 5 में कही कि भाई मैरिज के लिए दोनों को साउंड माइंड होना चाहिए, विवाह के समय दोनों को चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। और थर्ड में एज ऑफ मैरिज, लड़के की एज 21 वर्ष और लड़की की एज 18 वर्ष होनी चाहिए। सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2, इनमें हमने ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स यानी कि हस्बैंड या वाइफ, सेक्शन 13 क्लॉज 1 में हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए 9 ग्राउंड हैं जिन पर वो डाइवोर्स ले सकते हैं। सेक्शन 13 क्लॉज 2 में वाइफ के लिए स्पेशल 4 ग्राउंड दे दिए जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। उन ग्राउंड्स पर वाइफ भी डाइवोर्स ले सकती है, मतलब वाइफ के पास 9+4 ग्राउंड है और हस्बैंड के पास 9 ग्राउंड है जिन ग्राउंड्स पर वो डाइवोर्स ले सकता है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि डाइवोर्स को हमने इतना इजी बना दिया है इस एक्ट के थ्रू कि म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। सेक्शन 13 क्लॉज 2 में ऑप्शन ऑफ द प्योरिटी, यानी कि वाइफ के लिए वयस्कता का विकल्प भी हमने दे दिया कि यदि उसकी मैरिज बिफोर 15 ईयर हो जाती है, 15 वर्ष से पहले हो जाती है, तो आफ्टर 15 ईयर एंड बिफोर 18 ईयर वो अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है, अपनी मैरिज का खंडन कर सकती है। और इसके अलावा जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट 3 प्रकार का होता है, वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में
सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज से रिलेटेड प्रोविजन है एंड सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज से रिलेटेड प्रोविजन है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, हिंदू मैरिज के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से मिलते जुलते हैं। इस सेंस में यदि हम बात करें तो हिंदू मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि केवल कॉन्ट्रैक्ट है या केवल सैक्रामेंट है। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई इसकी नेचर क्या है। तो नेचर के बारे में हम बात करें तो देखिए इसका सिस्टमेटिक आंसर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी कभी आप लिख देते हैं दोनों ही है, ये हैं वो हैं, ऐसे नहीं। मैं जो बता रहा हूं आप देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके सैक्रामेंटल कंसेप्ट को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया या उसे किस तरीके से उस पर उसे प्रभावित किया गया। तो इसे देखने के लिए, जैसा कि सैक्रामेंटल कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज में मैंने आपको फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट बताया था कि सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज इज ए परमानेंट यूनियन, मतलब स्थायी बंधन था। और सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज में डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट लेकर के आ गए और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 क्लॉज 1 एंड 2 इन दोनों में डाइवोर्स का प्रोविजन ला करके रख दिया। इन दोनों सेक्शंस ने सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज के उस कंसेप्ट को समाप्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात करते हैं हम सेकंड कंसेप्ट की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज इज ए परपेचुएट यूनियन, इटर्नल यूनियन, इंडिविजुअल यूनियन, यानी कि सात जन्मों का बंधन है, जन्म जन्मांतर का बंधन है। तो बहुत पहले द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 हम लेकर के आ गए और इस एक्ट ने जो हमारी प्रॉब्लम कर रहा था वो परपेचुएट रिलेशनशिप, उस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज की डेट में हमारे पास केवल सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज का एक एलिमेंट बचा है और वो एलिमेंट हिंदू सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज इज ए होली यूनियन बिकॉज इट इज परफॉर्म बाय सैक्रेड राइट्स एंड सेरेमनी, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 7 आज भी ये कहता है कि बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज और सप्तपदी के हिंदू मैरिज को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज का वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास केवल एक एसेंशियल एलिमेंट बचा। अब इसका आंसर देते हैं कि भाई हिंदू मैरिज क्या है और क्या नहीं है। आंसर इस तरीके से देना है आपको, बिफोर 1955। क्यों? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, तो 1955 से पहले नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज इज प्योरली सैक्रामेंट। सही तरीके से तो आंसर ये 1955 से पहले हिंदू विवाह विशुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से एक संस्कार माना जाता था। अब देखिए, आफ्टर 1955 एंड बिफोर 1976 इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि 1955 के बाद हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट 1976 में हुए। तो जब 1976 में हुए तो इसके सैक्रामेंटल कंसेप्ट पर और ज्यादा अटैक हो गया। जैसे ऑप्शन ऑफ प्योरिटी आ गया, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आ गया, हमने डाइवोर्स को भी बहुत इजी बना दिया। तो अब
यानी कि 1955 के पश्चात और 1976 से पहले द नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज इज ए क्वासी सैक्रामेंट। क्वासी सैक्रामेंट अर्ध संस्कारात्मक। अब देखिए एक बात मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि जैसे सैक्रामेंट वर्ड है और सैक्रामेंट वर्ड से पहले यदि क्वासी लगा हुआ है, अर्ध लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी मैरिज में सैक्रामेंट का पलड़ा भारी है। अभी भी हम ये कह सकते हैं जैसे 100% में से 60-70% ये सैक्रामेंट है अप टू 1976। कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट इसमें कम है, कॉन्ट्रैक्ट की ओर झुकाव इसका कम है अप टू 1976, बट आफ्टर 1976 द हिंदू मैरिज इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में द हिंदू मैरिज इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ना तो ये सैक्रामेंट है और ना ही ये संविदा है, ये तो दोनों का मिला जुला रूप, यानी कि निष्कर्ष में, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं द नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से नेचर ऑफ हिंदू मैरिज का आंसर ये होगा कि नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ मैरिज। हिंदू विवाह के प्रकार। एंशियंट टाइम में हिंदू मैरिजेज कितने प्रकार की होती थी? तो देखिए 8 काइंड ऑफ हिंदू मैरिज। दरअसल जो नेट वगैरह का एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जाता है, काइंड्स ऑफ मैरिज को पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। और उसमें एक चीज और पूछ ली जाती है कि ये फॉर्म अप्रूव फॉर्म है या अनअप्रूव फॉर्म है। तो देखिए मैं आपको 8 काइंड्स ऑफ मैरिज बता रहा हूं। ब्रह्मा मैरिज, दैव्या मैरिज, आर्स मैरिज एंड प्रजापिता मैरिज। 4 काइंड, ब्रह्मा मैरिज, दैव्य मैरिज, आर्स मैरिज एंड प्रजापिता। 5th असुर मैरिज, 6th राक्षस मैरिज, 7th गांधार मैरिज एंड 8 है पिशाच मैरिज। देखिए मैंने इनको अलग अलग 4 पार्ट्स एंड रिमेनिंग 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, और समझने में आसानी हो जाएगी कि दीज 4 फॉर्म्स आर अप्रूव्ड फॉर्म एंड ये जो 4 प्रकार हैं ये अनअप्रूव्ड थे, इनको मान्यता नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? कि ये जो 4 तरीके के हैं इनमें बाकायदा अनुष्ठानों के द्वारा मैरिज को संपन्न किया जाता था, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता था, कन्यादान होता था, वधू के पिता वधू को वर के लिए सौंपते थे, जिसमें उसके वेल डेकोरेटेड उसे किया जाता था, उसका श्रृंगार वगैरह किया जाता था, पेयर ऑफ द काऊ गाय का एक जोड़ा भी दिया जाता था, पुजारी के द्वारा मैरिज को परफॉर्म किया जाता था, पुरोहितों के द्वारा मैरिज को परफॉर्म किया जाता था। इसलिए ये 4 के चारों जो प्रकार हैं मैरिज के ये अप्रूव्ड फॉर्म कहलाते हैं। लेकिन ये जो 4 प्रकार हैं ये डिसअप्रूव्ड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि जैसे असुर मैरिज है इसमें सेल ऑफ ब्राइड होता था। सेल ऑफ ब्राइड यानी कि पिता जो लड़की के फादर हैं
वो कुछ अमाउंट ले लेते थे, कुछ धनराशि ले लेते थे और उस लड़की को एक तरीके से सेल कर देते थे। उसी तरीके से ये जो राक्षस और पिशाच मैरिजेज है, दरअसल राक्षस मैरिज में लड़की को किडनैप किया जाता था, या जैसे युद्ध वगैरह होते थे तो जो भी लड़कियां होती थी और महिलाएं होती थी उन्हें बंदी बना लिया जाता था और उनके साथ मैरिज वगैरह कर ली जाती थी। और पिशाच मैरिज में एक तरीके से इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में, जब वो सोई हुई होती थी या कोई मत अवस्था यानी कि कोई नशीला पदार्थ उसे खिला करके उसके साथ पहले रेप किया जाता था और जो व्यक्ति उसे उसके साथ रेप करता था उसी के साथ उसकी मैरिज हो जाती थी। जहां तक गंधर्व मैरिज की बात की जाए तो गंधर्व मैरिज बाय द म्यूचुअल कंसेंट, उस समय आपसी सहमति से जो विवाह होता था उसे गंधर्व विवाह कहते थे। टुडे दिस फॉर्म ऑफ मैरिज इज शिफ्टेड टू द लव मैरिज। आज के युग में यदि देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो गंधर्व मैरिज लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि बाय म्यूचुअल कंसेंट, लव मैरिज में भी म्यूचुअल कंसेंट होता है। तो इस तरीके से आपके काइंड्स ऑफ हिंदू मैरिज एंड नेचर ऑफ हिंदू मैरिज को आज हमने डिस्कस किया। नमस्कार, जय हिंद।